वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज का हमारा लेक्चर है करंट अफेयर्स का, समसामयिकी घटनाक्रम का। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना। जो समसामयिक घटनाक्रम है उसको पूछा जाता है। तो बहुत लंबे अरसे के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि एक वीडियो पब्लिश किया जाए जो कि मास्टर वीडियो हो, और जिस मास्टर वीडियो में अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है सभी को समाहित करके इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, और इसको आप रिवाइज करके और एग्ज़ाम टाइम के एक बार पहले देखने के बाद आपको ये पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी करंट अफेयर्स अभी तक का है, एक साल का है ना, लगभग दिसंबर से लेके पूरा 2020 तक अभी तक का जितना करंट अफेयर्स है सभी को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। और एक बात याद रखें कि करंट अफेयर्स का जो दायरा है वो वर्तमान में बहुत बढ़ चुका है, बहुत बृहद लेवल हो चुका है, जिसमें से हमने इम्पोर्टेंट फैक्टों को इसमें समाहित किया है, जो जरूरी है, जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन सभी टॉपिकों को इसमें इंक्लूड किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी लेकर जल्दी से तैयार हो जाइए, और जितने भी फैक्ट मैं यहाँ से बोलते जाऊँ आपको उनको नोट डाउन करते जाना है और एक बार उसको रिवीजन करना है। चाहे तो आप एग्जाम के समय इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सबसे अहम बात और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि ये सब हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही इस वीडियो की विशेषता है। इस वीडियो में ये आपको नहीं दिख रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल फैक्ट पहुंच सकें और करंट अफेयर्स पहुंच सके, जिसको आप पढ़ने के बाद आप एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को बहुत विधिवत तरीके से कर पाएँ। इसमें हमने केंद्र सरकार के बहुत मुद्दों को एक्सप्लेन किया है, राज्य सरकारों के कुछ मुद्दों को एक्सप्लेन किया है, जैसे राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद है। ठीक है, ऐसे मुद्दों को भी हमने एक्सप्लेन किया है, बजट को भी हमने इसमें लिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में कोरोना से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, है ना, बहुत सारी वैक्सीन हैं, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो उनके भी समस्त फैक्टों को इसमें इंक्लूड किया है, और इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोरोना का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बचेगा। जितने भी अभियान चले हों, जितने भी टीके बने हों, सब कुछ यहाँ हम एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान हमारी इस सरकार ने चलाया है ना, स्वच्छता के लिए, और जिसमें हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, जिसकी शुरुआत सन 2016 से की गई थी। और 2016 में पहला शहर, टॉप शहर मैसूर था। पहला शहर कौन सा था? मैसूर था। लेकिन उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, ये लगातार सतत प्रथम स्थान पर आता रहा है, और इस बार भी इंदौर ने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं। देखो, एक चीज आप याद रखें, अभी तक आपने बस यही पढ़ा होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर नंबर 1 पर है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। इसमें दो कैटेगरी होती हैं। जब दूसरी कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तब भी बच्चा इंदौर लगा के आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, और फिर वो कहता है कि हम तो सही करके आए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि सामान्यतः पता नहीं रहती। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2 रैंकिंग जारी करता है। नंबर 1 होती है 10 लाख जनसंख्या से अधिक शहर वाली, 10 लाख जनसंख्या से अधिक आबादी वाली जो रैंकिंग है वो अलग होती है, और 1 से 10 लाख के बीच में जो शहर हैं उनकी स्वच्छता रैंकिंग अलग होती है। दोनों में अंतर है,
दोनों में जिस आधार से क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां हमने पहला क्वेश्चन यही पुट किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक अगर आपसे शहर पूछे तो आपको इंदौर लगाना है। कौन सा लगाना है? इंदौर लगाना है, जो कि 4 बार लगातार टॉप पोजीशन पर रहा है, पहली चीज। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में पहला शहर कौन सा है, 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में पहला शहर कौन सा है, तो इसमें आप इंदौर नहीं बल्कि अंबिकापुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अंबिकापुर। और अंबिकापुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर कहां पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसकी राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, और राजधानी आपकी रायपुर या नया रायपुर या जैसे अटल नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10 लाख में सबसे पहले इंदौर है। दूसरे स्थान पर पूछे तब आपको सूरत लगाना है। दूसरे स्थान पर सूरत लगाना है। 10 लाख से अधिक हम बात कर रहे हैं। पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। ठीक है, लेकिन 1 से 10 लाख के बीच में पूछे तो पहला अंबिकापुर, दूसरा मैसूर और तीसरा दिल्ली। ठीक है, मैसूर ये वही है जिस रियासत के प्रमुख टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली थे, और दिल्ली वही है जिसकी स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को राम मंदिर निर्माण की बात कही गई थी, है ना। राम मंदिर का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, जिसमें समग्रता से पूरा अध्ययन मैंने राम मंदिर के ऊपर बताया है कि राम मंदिर कैसे चर्चा में रहा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर राम मंदिर को पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसमें। जितने भी केस लगे, कौन ने केस किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या था, है ना, राम जन्मभूमि न्यास क्या है ना, सब कुछ इसमें हमने बताया है। तो 9 नवंबर को ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और जो मुस्लिम बोर्ड था, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसको 5 एकड़ जमीन दी है थोड़े से शहर के बाहर। और जहां राम मंदिर था, मतलब ऐसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर पता चला है, और वहां की जमीन, है ना, राम जन्मभूमि न्यास को दे दी है, जहां पर राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया है। और ये 5 अगस्त पिछले महीने की बात है। पिछले महीने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, न्यूज में आपने इस पर पूरा देखा होगा। ठीक है, तो इसको देख लेना। 5 अगस्त ये पूछा जा सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम जन्मभूमि न्यास, दोनों को जमीन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है एनआरए। नेक्स्ट क्या है? एनआरए। अब एनआरए क्या है? आपने देखा होगा अभी सीईटी के बारे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, कि सीईटी क्यों लाया गया है, एनआरए क्या है। तो कुछ लोगों को इनमें समझ में नहीं आता कि एनआरए क्या है ना। तो जो सीईटी है वो एक केवल एग्जाम है। सीईटी क्या है? केवल एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इसे लागू कौन कर रहा है? इसे लागू करेगा एनआरए। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? उदाहरण से समझिए, जैसे भारत में कोई भी योजना आती है, जैसे जनधन योजना है, मेक इन इंडिया है, तो योजना आई, योजना का नाम है, लेकिन इसे लाया कौन? भारत सरकार। बात समझ में आई? भारत सरकार। अब भारत में कोई सी भी सरकार हो सकती है, तो बीजेपी किस योजना को लाई? इस योजना को। तो वैसे ही इसको लाया कौन है? एनआरए लाया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। और परीक्षा कौन सी होगी? सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम होने वाला है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें जितनी भी चीजें हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं। आप बस इतना याद रखिए कि जितने भी एग्जाम होते थे जिसमें मुख्य तौर पर केंद्रीय जो भर्तियां हैं, एजेंसी हैं, जैसे एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, आईबीपीएस है, तो इनके जितने भी पेपर हैं, एग्जाम हैं, इसमें जितने भी जो बच्चे हैं उनको पहले इस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। इस एग्जाम में क्या होगा कि पहले आपको ही छांट लिया जाएगा। एक प्रकार से प्री है, एक प्रकार से क्या है? प्री है। और इसके बाद पर्टिकुलर आप उसमें पहुंच जाएंगे जिस भी स्ट्रीम का आप पेपर देना चाहते हैं, और फिर उसका आपका मेंस होगा। बात समझ में आई? जैसे पहले एसएससी में प्री और मेंस होता था, ठीक है, तो वैसे ये भी प्री है, ये सभी के लिए कॉमन होगा, सभी के लिए क्या होगा? कॉमन होगा, एक साथ होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर जिस स्ट्रीम में, बैंक में, रेलवे में, जिसका भी आप मेंस देना चाहते हैं दे सकते हैं, और फिर आप क्या करेंगे? उसमें ज्वाइन ले लेंगे। लेकिन इसके बहुत भी नकारात्मक पॉइंट हैं, है ना। कोई कहता है कि ये चल नहीं पाएगा, ये गलत है, बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। तो ये देखते हैं तो तभी पता चलेगा जब ये यूज होगा, है ना, इसको 1-2 बार अप्लाई किया जाएगा, तभी इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट है वो हमें पता चलेगा।
इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है भर्तियों को लेकर, इसका एग्जाम साल में 2 बार होगा, इसका एग्जाम साल में 2 बार होगा और 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। एक बार अगर आपने सेट निकाल लिया तो फिर आप 3 साल तक रेलवे, एसएससी और बैंक के जितने भी एग्जाम होंगे मेंस के आधार पर उनको आप डायरेक्ट देंगे। ये फायदा मिलेगा आपको, एक बार क्वालिफाई करना है। वहीं एक समस्या ये है कि वैसे ही तो फॉर्म से इतनी सारी फीस ली जाती है, अब स्टूडेंट को 2 फीस देनी पड़ेगी, एक प्री की अलग, एक मेंस की अलग, ये भी समस्या आ सकती है। और अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो उसने क्वालिफाई तो कर लिया, इतनी मेहनत से क्वालिफाई कर लिया फॉर्म डाल के, पैसा खर्च करके, और अगर 3 साल तक 2 साल तक भर्ती नहीं आई तो ये उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको भी भारत सरकार लाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ जिलों को डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये जिले पिछड़े हैं, उन जिलों को थोड़ा सा बेहतर बनाने के कार्य किया जाएगा, उनमें विकास करने का काम किया जाएगा। लगभग 112 जिले को हॉटस्पॉट डिसाइड किया है, पिछड़े जिले डिसाइड किया है। और इसमें सबसे प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर है। एक बीजापुर कर्नाटक में भी पड़ता है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर को प्रथम रखा गया है। अब इन 112 जिलों में बहुत सारा विकास किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक स्कीम और चल रही थी जो जिसमें क्या होता था कि एक सांसद एक ग्राम को लेता था, एक सांसद एक ग्राम को लेता था और उस ग्राम को विकसित करने की जिम्मेदारी उस सांसद की होती थी। उसी तरीके से ये भी है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति की वो नीति को भी लाया गया है ना। अब इसका बिल आएगा और ये पारित होगा। तो नई शिक्षा नीति का भी मैंने एक पर्सनल वीडियो बना दिया है जिसमें पूरी शिक्षा नीति, पहले कौन लाया, किसकी अध्यक्षता में आई, पहले क्या था, है ना, फिर क्या होगा, अब किस तरीके से होगा, है ना। जो 10+2 होता था अब वो 5+3+3+4 में डिवाइड हो गया है। ये सब मैंने पूरा बता दिया है। आप कमेंट सेक्शन में करंट की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी नई शिक्षा नीति को समझ लीजिए। यहाँ शॉर्ट में बस ये कि भारत में ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में आई शिक्षा नीति किस नंबर की है, तो तीसरी। पहली आजादी के समय आई, 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 50 के बाद जब संविधान बना तब पहली शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई और उसके बाद उस 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको अपडेट करते हुए ये नई शिक्षा नीति लाई है। इसमें ये कहा गया है कि अब जो 10+2 है वो 5+3+3 में बढ़ जाएगा और जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th 12th वो खत्म हो जाएंगी और जो कॉलेज लेवल पर कॉलेज होता था उसको अब डिवाइड कर दिया गया है। और कैसा डिवाइड किया है कि जिसने 1 साल का कर लिया उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिसने 2 साल का कॉलेज कर लिया उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, जिसने 3 साल का कॉलेज कर लिया उसको डिग्री दे दी जाएगी, जिसने 4 साल का कोर्स कर लिया उसको रिसर्च के आधार पर जो भी डिग्री मिलती है, जैसे इंजीनियरिंग है ना, आपको मेडिकल में है तो वो डिग्री आपको दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दिया तो आपका उतना कॉलेज बर्बाद चला गया, आपको डिप्लोमा मिलेगा। कुछ आईडी वगैरह बनेगी जिन पर आपकी सारी एक्टिविटीज को समाहित किया जाएगा और विषय लेने की सुविधा होगी। पहले ऐसा था कि भाई मैथ्स वाला बायो नहीं पढ़ सकता, बायो वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता, कॉमर्स वाला बीए में नहीं जा सकता, लेकिन अब विषयों की छूट रहेगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। ये जो अध्यक्षता, ये जो नई शिक्षा नीति है ये के कपूरी रंजन, ये नाम याद रखना, के कपूरी रंजन की अध्यक्षता में इस नीति को बनाया गया है। ठीक है, और इस शिक्षा नीति में एक सबसे अहम चीज जो है वो जीडीपी का 6% इस शिक्षा नीति में लगाया जाएगा। ये सबसे बेहतर बात मुझे अच्छी लगी। अभी तक क्या होता था कि पैसा नहीं लगाया जाता था तो शिक्षा में ज्यादा विकास नहीं होता था, लेकिन अब जीडीपी का 6% लगाना अनिवार्य होगा इस नीति के तहत। और जब इतना पैसा खर्च होगा तो निश्चित तौर पर जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो कुछ आगे बढ़ेगी और बच्चों का जो शिक्षा का जो भविष्य है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रज्ञाता दिवस मनाया जाएगा। प्रज्ञाता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रज्ञाता दिवस किस लिए मनाया जाएगा? डिजिटल चीजों को लिए। अभी तक क्या हो रहा है कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी स्कूलों ने, कॉलेजों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी जो स्टडी है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जब ऑनलाइन कर दिया गया है तो बच्चों ने लगातार 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो इसके कारण बच्चों पर एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
नकारात्मक प्रभाव क्या है, क्योंकि जब मोबाइल से स्टडी करते हैं तो आपको ये पता है कि मोबाइल में रेडिएशन होता है। पहले 2G था, फिर 3G हो गया और अब 4G रेडिएशन है, और ये रेडिएशन काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें जो किरणें होती हैं, ये किरणें आपके ब्रेन और आँखें और सभी कोशिकाओं पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तब इन कोशिकाओं में बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, किसी की आंखों में डिस्टरबेंस आ जाता है, दिमाग सही से काम नहीं कर सकता, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिक प्रॉब्लम आती हैं, है ना, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब रेडिएशन से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर में जब कीमोथेरेपी से इलाज कराया जाता है किसी व्यक्ति का, तो जहां कीमोथेरेपी होती है जिस अंग में, वहां पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सारी कोशिकाएं हैं वो जल जाती हैं, सारी कोशिकाएं जल जाती हैं और उनमें छाले आ जाते हैं, पिंपल उठाते हैं, क्योंकि रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रेडिएशन से जितना दूर हो सकें आप उतना दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों में डिसऑर्डर देखे गए और इसके लिए प्रज्ञाता दिवस मनाया गया, और जिससे क्या हो, बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो, और ताकि वो इन सारी गतिविधियों से उबर के आए। टीचर का ये मुख्य उद्देश्य होगा कि उसको सही गाइडलाइन देना है कि कितना आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे हैं तो लगभग आपको एक ही लेक्चर लेना है 30 मिनट का, मिडिल और हाई तक के बच्चे हैं तो आपको 2 लेक्चर लेना है, कॉलेज स्ट्रीम के हैं या 12th तक की स्ट्रीम के हैं तो आप लगभग 3 या 4 लेक्चर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, गाइडलाइन हैं जो कि टीचर बच्चों को सिखाएगा, और ये अनिवार्य है, इसी के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण भारत में 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण क्या हुआ है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी को लॉस हुआ है। सभी जो उद्योग हैं, बिजनेसमैन है, वो बहुत नीचे चले गए हैं। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि जीडीपी लगातार, एक समय था कि जीडीपी का अनुमान पॉजिटिव लगाया जाता था कि भाई अब हमारी जीडीपी 10+ हो जाएगी, लगभग 14 हो जाएगी, लेकिन अब इस कोविड-19 के चक्कर में क्या हुआ कि जीडीपी माइनस में चली गई है। अभी आपने देखा होगा कितनी सारी एजेंसीज हैं जिनने ये बताया है कि -12, -14, -22, मतलब -28, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव जीडीपी चली गई है। तो उसके लिए 20 लाख करोड़ पैकेज दिया है, जिससे अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, कृषि, है ना, इन सभी में क्या हो सके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, पशु कार्यक्रम, इन सभी में लोगों का विकास हो सके, है ना। ई मंडी को भी लाया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंडियों का संचालन हो, और व्यापारी अगर चाहे, किसान अगर चाहे तो वो कहीं भी जाकर अपना अनाज बेच सकता है। अभी एक कार्यक्रम और आया है जिसमें 3 बिल पास हुए हैं कृषि के आधार पर, तो उनका भी विरोध हो रहा है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक अलग से लेक्चर में बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे, है ना, तो इन तीनों बिलों पर, जो अभी कृषि के क्षेत्र में 3 बिल पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इन पर काफी डिस्प्यूट है। तो आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो आज किसानों का आंदोलन है, किसानों के लिए किसान आज सड़क पर उतरेंगे, भारत बंद जैसी घटनाएं सामने आने वाली हैं, और आज तो भारत बंद भी है किसानों के उसके लिए। तो इन सभी पर काफी समस्याएं हैं, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हम उस पर भी सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई भी फैक्ट है उसको हमने शॉर्ट में समझाया है, समझाने की कोशिश की है, जितने भी अहम टॉपिक हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर और टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभी क्या हुआ है कि कुछ बाहरी वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। बाहरी वस्तुओं पर रोक लगाने का काम क्यों किया गया है? क्योंकि जब हम विदेश से कोई वस्तु को खरीदते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा बहुत सारा पैसा विदेश में चला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि विदेश से आने वाली वस्तुओं को हम रोक देंगे, और उन वस्तुओं को जब हम भारत में बनाएंगे तो पहली चीज क्या होगी कि भारत में जो व्यक्ति रॉ मटेरियल उत्पादित करते हैं उनका फायदा होगा। उनकी जो कॉस्ट है, जैसे किसान लोग हैं, उनकी जो कच्ची फसलें हैं उनमें ज्यादा वृद्धि होगी। हमारे यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और हमारा माल यहीं बनेगा और यहीं बिकेगा, और ज्यादा बनेगा तो हम उसको विदेश में भी बेच सकते हैं, ताकि हम मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमा सकें, है ना। तो ऐसी बात चल रही है, और लगातार हमने बहुत सारी चीजों को बैन किया है। चाइना से आप देखते हैं, चाइना से हमने कितने सारे प्रोडक्ट थे उनको बैन कर दिया है।
100 से अधिक हमने रक्षा के उपकरण, रक्षा समझ रहे हो ना, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के लिए हमने 100 से अधिक रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी है ना। हवाई परमाणु, हवाई जहाज जो एविएशन है, परमाणु हथियार हैं, इनको भी अब भारत में मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया जाएगा, मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जिनको हमें खरीदना ही पड़ता है, तो उनको फिर हम खरीदते भी हैं। लेकिन 100 से अधिक वस्तुओं पर रक्षा की, उन पर रोक लगाई गई है और उन 100 से अधिक वस्तुओं को भारत में बनाया जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 से अधिक वस्तु अगर हमने बना भी ली तो क्या है, हमने तो राफेल खरीद लिया है विदेश से। तो देखो, हर एक चीज का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्वरूप होता है। राफेल हमने खरीदा, नो डाउट राफेल खरीदा है, हो सकता है राफेल को यहां लाने के बाद राफेल की टेक्नोलॉजी से हम भी कुछ सीख सकें और आगे आने वाले भविष्य में हम भी राफेल भारत में बना सकें या राफेल से अच्छे विमान बना सकें, है ना। तो सीख, अभी हमारा भारत क्या है, लर्निंग स्टेज में है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो 100 उपकरणों पर हमने बैन किया है ना, तो अब उनको भारत में बनाया जाएगा। लेकिन राफेल हमने खरीदा है, तो थोड़ी सी राफेल पर चर्चा। राफेल जो है ये फ्रांस की कंपनी बनाती है। फ्रांस की कंपनी आप जानते हैं जिसका नाम है डसल्ट, डसल्ट राफेल, है ना। डसल्ट एविएशन भी कहते हैं। डसल्ट एविएशन के द्वारा, फ्रांस की कंपनी के द्वारा राफेल को तैयार किया गया है। और भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान पर डील साइन की थी, और जिसमें से 5 राफेल जो लड़ाकू विमान हैं वो अंबाला एयरबेस पे आ चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले। तो ये 5 हमें मिल चुके हैं जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है। और शिवांगी जी जो फाइटर जो फाइटर उड़ाने वाली हैं वो इनको उड़ाएंगी, और अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो राफेल का भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर राफेल के वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। 5 मई 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। अब इस ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान को क्यों चलाया गया, इसलिए चलाया गया कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो मरीज हैं उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब आप नाम से स्पष्ट है, ऑपरेशन समुद्र सेतु मतलब नेवी जो होगी, जो शिप वगैरह होंगी वो विदेश जाएंगी और विदेश में जो कोविड-19 के व्यक्ति हैं उनको भारत लाने का काम करेगी, और जो भी दवाएं हैं, मास्क है, सैनिटाइज है, इनको पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। एक और अभियान था वंदे भारत अभियान। तो वंदे भारत अभियान के तहत हमने भारत में बसे व्यक्तियों को भारत लाने का काम किया था, विदेश में बसे व्यक्तियों को भारत लाने का काम किया था। क्यों किया था, क्योंकि कोई भी देश है तो निश्चित तौर पर उस देश में हमारे लोग रहते हैं और उस देश के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो एक करारनामा किया था वंदे भारत अभियान के तहत कि भाई आपके लोग यहाँ से ले जाओ और हमारे लोग हमको दे दो, है ना। जिसमें बहुत सारी चेकिंग हुई थी, कोविड-19 से कोई ग्रसित तो नहीं है, अगर है तो उसको आइसोलेट किया गया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो 2 अभियान, वंदे भारत अभियान और ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस 1 बाय 1 करके नोट करते जाना है, क्योंकि ज्यादा डाटा आपको तभी मिल पाएगा जब मैं यहां ज्यादा चीजें लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि इतना सारा डाटा है, स्पॉन्टेनियसली माइंड में नहीं आता, त्वरित दिमाग में नहीं आ पाता कि डायरेक्ट मैं बोलता जाऊं। लेकिन ये सब कुछ मुझे पता है, ये सब इस पे मैंने डीपली अध्ययन किया है, स्टडी किया है, सब कुछ पता है। तो बस एक सीरीज में आपको मिल सके इसलिए यहां पर ये लिखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल देख के बताया जा रहा है, ये केवल एक फॉर्मेट होता है ना, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, 480 क्वालिटी पर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो शायद ये आपको विजिबल हो सके। मोपला विद्रोह, मोस्ट आईएमपी, मोपला विद्रोह से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मोपला विद्रोह की वर्तमान में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मोपला विद्रोह जो है इसकी वर्तमान में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो निश्चित तौर पर आंसर आपके सामने है कि 2021 आने वाला है, और 2021 से अगर 100 साल की गणना आप करेंगे तो 1921, है ना। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कहां हुआ था, केरल में हुआ था। केरल में कहां हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वहां कुछ मुस्लिम किसान थे, उन मुस्लिम किसान को मोपला कहा जाता था।
और उन मुस्लिम किसानों पर कुछ अत्याचार होते थे, तो उन अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने मोपला विद्रोह किया था, और उसी की ये 100वीं वर्षगांठ है। ठीक है, एक और मुझे याद आ गया, लोकमान्य तिलक, है ना, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को की जो वर्षगांठ है वो भी 100वीं वर्षगांठ है, तो इनकी भी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और लोकमान्य तिलक को अशांति का दूत कहा जाता है, भारतीय अशांति का दूत कहा जाता है। और ये किसने कहा था? वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, मत्स्य संपदा समाचार पत्र, है ना, मत्स्य मतलब मछलियों के लिए, मछली पालन जहां होता है उनके लिए एक समाचार पत्र या न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है 30 जून को। और ये किसने किया है? मत्स्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मत्स्य विभाग के प्रमुख कौन है? गिरिराज सिंह हैं। तो गिरिराज सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मत्स्य पालन करने वाले लोगों को सभी जानकारियों को मिल पाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था, उनको परमानेंट नहीं किया जाता था, लेकिन एक नियम आया है और इस नियम के तहत जुलाई से जो महिलाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? उन्हें आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलेगा सभी सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, ये बात आपको पता होगी, है ना। और इस बात का मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है कि रेलवे को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है। प्राइवेट किया जा रहा है कि पीपीपी किया जा रहा है, पीपीपी मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है, ये सब मैंने उसमें करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में बता दिया है। तो बेसिकली इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि जो पीपीपी मॉडल है वो क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत की पहली प्राइवेट स्टेशन कौन सी है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन कौन सी है? भारत की पहली प्राइवेट स्टेशन है, जिसका जो ठेका कह सकते हैं वो बंसल ग्रुप ने लिया है ना। जैसे भोपाल मेट्रो को दिल्ली बिल्डकॉन बना रहा है, उसी तरीके से जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको बंसल ग्रुप ने तैयार किया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे ने कहा है कि हम अब प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब पैसेंजर ट्रेन जो हैं, जितनी भी पैसेंजर ट्रेन आपको पता है कि लेट चलती हैं, लतीफ चलती हैं, समय पर कभी नहीं पहुंचती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेट होती हैं, हर जगह खड़ी हो जाती हैं। तो इनमें बहुत सारी समस्या है जिनको रेलवे अधिकारी नहीं देख पाते। तो अब इसको प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा 2021 तक, और 2021 तक सभी प्राइवेट के हाथ में जब जाएगा तो ये पैसेंजर ट्रेन अभी विधिवत रूप से काम करेंगी। तो उद्देश्य सकारात्मक है। मिशन सागर अभियान 10 मई को चलाया गया। किसने चलाया? नौसेना। नाम से स्पष्ट है, मिशन सागर में कौन होता है? नेवी होती है ना, नौसेना। तो नौसेना द्वारा चलाया गया। 49 दिन का था ये। कितने दिन का था? 49 दिन का। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, INS केसरी द्वारा कोविड-19 की सहायता हेतु मदद करना। इसी का उद्देश्य क्या है? मिशन सागर अभियान जो है ये नौसेना द्वारा चलाया गया, 49 दिन तक चला। और इसमें इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट INS का मतलब होता है इंडियन नेवी सबमरीन। ठीक है, तो सबमरीन क्या होता है? पनडुब्बी। तो इसके द्वारा केसरी पनडुब्बी को लाया गया और इसकी सहायता से कोविड-19 के जितने भी मरीज थे या कोविड-19 के लोगों तक दवाओं को पहुंचाना, मास्क को पहुंचाना, ये मिशन में शामिल था। ठीक है, तो ये सहायता के लिए मिशन सागर अभियान चलाया गया। नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा पेश किया गया। सतत विकास समझ रहे हो ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सतत विकास कर रहा है। सतत विकास कभी क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक दुकान खोली, दुकान स्टार्ट हुई। दुकान स्टार्ट होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो लगातार क्या करे? बढ़ती जाए। कभी कभार क्या होता है कि आपकी दुकान की बिक्री नहीं हुई, आपने कर्ज ले लिया। दुकान की बिक्री नहीं हुई, आपके पास पैसा नहीं रहा किराया देने का, आपने कर्ज ले लिया। आप कर्ज नहीं दे पाए, आप घाटे में चले गए। फिर एकदम से समय आया और आपकी दुकान के जो सामान है उनकी बिक्री हद से ज्यादा हो गई, तो आपका विकास बहुत ज्यादा हो गया।
फिर आपको घाटा हो गया। तो ऐसा उतार चढ़ाव बिजनेस में आता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सतत विकास भी होता है, क्रमबद्ध विकास। ठीक है, तो क्रमबद्ध विकास होता है तो उसको सतत विकास कहा जाता है, और ऐसा बहुत कम हो पाता है। तो इनकी भी एक रैंकिंग जारी होती है ना। तो इसकी रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। तो आपको बस पहला स्थान याद रखना है स्वीडन, और भारत का स्थान याद रखना है 170वां। कितना है? 170वां। भारत सतत विकास रिपोर्ट में 170वें स्थान पर है, और स्वीडन नंबर 1 स्थान पर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन की जो मुद्रा है उसको क्रोन कहा जाता है ना। यूरो भी कहते हैं, क्रोन भी कहते हैं, यूरो क्रोन। नेक्स्ट है सूचना जोखिम सूचकांक। सूचना जोखिम सूचकांक भी लॉन्च किया है, और ये पर्यावरण के आधार पर किया जाता है कि भाई किस देश में पर्यावरण के लिए ज्यादा जोखिम है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पर्यावरण का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण अच्छा होगा तो अच्छी वायु होगी, ऑक्सीजन होगी, अच्छा तापमान होगा, है ना, अच्छी हवा होगी, अच्छे पोषक तत्व मतलब खाने की चीजें होंगी, मतलब एक अनुकूल पर्यावरण होना जरूरी है। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि पर्यावरण में बहुत जोखिम है, ताप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कीटाणु बहुत ज्यादा हैं, पानी की कमी है, तो उसको जोखिम पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण सूचकांक जारी होता है, सूचना जोखिम सूचकांक, जिसमें नंबर 1 कंडीशन पर है सोमालिया। नंबर 1 कंडीशन पर अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सोमालिया, जिसकी राजधानी है मोगादिशु। तो सोमालिया में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। कुछ रैंकिंग ऐसी होती हैं जिनके पहले स्थान पर बुरी चीजें आती हैं, कुछ रैंकिंग ऐसी होती हैं जिनके पहले स्थान पर अच्छी चीजें आती हैं। जैसे भी मैंने सतत विकास रिपोर्ट बताया, तो इसके पहले स्थान पर स्वीडन है, मतलब अच्छी कंडीशन है। लेकिन जोखिम सूचकांक, नाम से स्पष्ट है कि सूचकांक कैसा है, इंडेक्स कैसा है, जोखिम वाला है। तो इसके पहले स्थान पर कौन है? सोमालिया है, जो कि सबसे बुरी स्थिति में है, क्योंकि ये बुरा सूचकांक है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था क्लास में, मुझे आज भी याद है, 4 बजे वाला बैच था, उसमें उस बच्चे ने पूछा था कि सर, नाम भी मुझे याद आ रहा है, उसका नाम रोहित था। तो उसने पूछा था कि सर, कुछ सूचकांकों में कुछ देश नंबर 1 पर होते हैं जो कि अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं, और कुछ सूचकांक में जो देश नंबर 1 पर होते हैं वो सबसे बुरे होते हैं। तो ऐसा क्यों? हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैं एक इसका सीधा सा आपको आंसर देने का प्रयास करता हूं। जिन सूचकांकों में पॉजिटिविटी हो, जो पॉजिटिव सूचकांक हो, उनका नंबर 1 हमेशा नंबर 1 होगा। बात समझ में आ रही है? जो सूचकांक पॉजिटिव हैं, जो अच्छे हैं, उपयोगी हैं, उनका नंबर 1 होगा। जो सूचकांक नेगेटिव हैं, सकारात्मक नहीं हैं, या नेगेटिव हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, सीधी सी भाषा में, उनका नंबर 1 सबसे खराब होगा। उदाहरण, सतत विकास रिपोर्ट। विकास कैसा होता है? पॉजिटिव विकास होना जरूरी है, तो नंबर 1 है। सूचना जोखिम सूचकांक, जोखिम आ गया ना, जोखिम क्या है? नेगेटिव है, बुरा है, इसलिए नंबर 1 सोमालिया सबसे बुरी स्थिति मोगादिशु की। बात समझ में आई? भारत का इसमें 31वां स्थान है, भारत इस पर 31 रैंकिंग में है। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि हम नंबर 1 के करीब हैं। जब हम 100 के बाहर होते तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। जो लास्ट में है इस इंडेक्स में, वो सबसे अच्छा देश है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र को लॉन्च किया गया। एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि 65 साल से अधिक की उम्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव का माहौल है ना। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, तो करंट से चुनाव का संबंध ज्यादा होता है, और इससे निश्चित तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और मध्य प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये 2 आंसर मुझे कमेंट में आपसे चाहिए। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त, जिन्हें हम राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कहते हैं, ये 2 कौन है, ये मुझे आप बता देंगे। पहचान पत्र जो है ये 65 साल से अधिक व्यक्तियों को लॉन्च किया गया है, इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 में अगर 65 साल का व्यक्ति वोट डालने जाता है, तो निश्चित तौर पर एक ही मशीन में एक ही बटन को जब
हजारों व्यक्ति उसको प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे कोविड फैल सकता है। तो बूढ़े व्यक्तियों को ज्यादा खतरा होता है, इसलिए 65 साल से अधिक व्यक्ति घर बैठे ही इस मत पत्र के आधार पर डाक से सीधा क्या दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें कोविड-19 के लिए की गई है। नेक्स्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे भारत की जो बाघ की गणना है उसको शामिल किया गया है। अब ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? गिनीज बुक जो है ये उन चीजों के लिए, इसमें नाम, उन चीजों का नाम लिखा जाता है जो विश्व में सबसे अद्भुत होती हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले, कुछ साल के पिछले साल की बात है शायद, अयोध्या में एक दीपदान हुआ था। अयोध्या में इतना बड़ा दीपदान हुआ था कि दीपों की संख्या करोड़ों में थी। तो इतने दीप आज तक कभी विसर्जित नहीं हुए, इसलिए दीपदान दिवस जो अयोध्या में हुआ था उसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। गिनीज बुक की जो शुरुआत है, ये शुरुआत जब हुई थी तब एक अजीब और गरीब स्थिति में हुई थी, है ना। एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम अभी थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो उसने कुछ सेकंड में एक बियर पी थी। बियर समझते हो ना, वाइन। तो बियर पी थी कुछ सेकंड में, उतने सेकंड में कभी कोई बियर पी नहीं पाया, और ऐसा कारनामा उसने पहली बार किया और उसने एक बुक में नाम रख दिया। धीरे धीरे वो बुक इतनी चर्चित हो गई कि आज जितनी भी बड़ी चीजें हैं उनको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो भारत में वर्तमान में बाघों की गणना हुई है, जिसे हम टाइगर कहते हैं। एक बात याद रखना, टाइगर को हिंदी में बाघ कहा जाता है, शेर को लॉयन कहा जाता है ना, और जो चीता होता है उसको पैंथर कहा जाता है। चीता टाइगर नहीं होता। टाइगर क्या होता है? बाघ होता है। टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो टाइगर रिजर्व सुना है ना आपने? मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। तो टाइगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। विश्व का अगर ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर भारत में है, 75%, जिनकी संख्या है 2900। कितनी है? 2967। 2967 बाघ हमारे भारत में उपस्थित हैं, ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ हैं? जल्दी बताइए। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 8 किलोमीटर पर बाघ पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक संख्या है। मतलब 8 किलोमीटर अब जब चल लेंगे तो एक बाघ आपको मिल ही जाएगा। 8 किलोमीटर अब जब जाएंगे पैदल तो आपको एक बाघ रास्ते में टकरा जाएगा। इसका मतलब यह है 8 किलोमीटर पर बाघ पाया जाता है। वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट में बता दो मुझे। मैंने लाखों बार आपको बता दिया है क्लास में। नेक्स्ट, फल रेल, फ्रूट ट्रेन, समझ रहे हैं आप? फल रेल, फ्रूट ट्रेन, ऐसी ट्रेन जो फलों को लेकर जाएगी। बात समझ में आई? तो फल रेल की शुरुआत कहां हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो फलों को ले जाएगी ये ट्रेन, ये जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर, अनंतपुर, है ना, जिसके प्लेटफॉर्म का नाम है तालपत्री। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? तालपत्री। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के तालपत्री प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलेगी और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाएगी, जिसको नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात समझ में आ रही है? ये बंदरगाह कहां है? तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई में नाहवा सेवा बंदरगाह है। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह तक आंध्र प्रदेश की अनंतपुर की ट्रेन जाएगी, जिसे फल रेल कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फल होंगे और ये फल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर पहुंचा दिए जाएंगे। और यहां समुद्री तट है और इस तट से फिर फलों को अलग अलग देशों में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। अभी आईपीएल भी हो रहा है, तो आईपीएल जब लोग खेलेंगे संयुक्त राज्य अमीरात में तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ, ऐसे याद कर सकते हो कि आईपीएल चल रहा है, वहां लोग मेहनत करेंगे तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फलों से अच्छी किस में मिल सकती है ना। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री में इसको चलाया गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक फलों को पहुंचा देगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोविड-19 पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा देख लो। कोविड-19 के लिए रूस ने एक वैक्सीन बना लिया है
उसमें उसने रूस ने एक कंप्लीट वैक्सीन बना लिया है और इस वैक्सीन का ह्यूमन टेस्ट भी हो चुका है, परीक्षण हो चुका है। और जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उन्होंने अपनी बेटी पर ही इसका टेस्ट कर दिया है, और जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल सही बताया है, और इसका नाम है स्पुतनिक भी। क्या नाम है? स्पुतनिक भी। आपने एक चीज पढ़ी होगी लूसेंट में कि विश्व का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में अगर किसी ने उपग्रह पहुंचाया था तो वो यूरोप की एजेंसी ने पहुंचाया था, है ना। यूरोप की एजेंसी ने पहुंचाया था जिसका नाम था रॉसकॉस्मोस। जैसे हमारे यहां की क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही वहां की क्या है, रॉसकॉस्मोस। तो उसने पहले सैटेलाइट पहुंचाया था जो विश्व का पहला था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। तो वो स्पुतनिक फर्स्ट है और ये स्पुतनिक भी है, भी फॉर वैक्सीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। और भी हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत की कोवैक्सीन, भारत ने भी बनाई है एक वैक्सीन, अभी बनी नहीं है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है ना, एनिमल ट्रायल चल रहा है शायद। पहले एनिमल ट्रायल होता है, एनिमल पर अगर संभव हो जाता है तो फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। एक ह्यूमन पर होता है, फिर 1000 ह्यूमन पर होता है, और 1000 ह्यूमन पर अगर सक्सेस है तो इसे सक्सेस मान लिया जाता है। एक संजीवनी ऐप भी चलाया गया है, आयु संजीवनी ऐप भी चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये भी कोविड-19 के लिए है। लेबनान की राजधानी है बैरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत है, और यहां पर एक बहुत भयानक भीषण विस्फोट हुआ है जिसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेबनान जो है ये समुद्र तट पर स्थित है। यहीं के एक बंदरगाह पर बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट रखा था। क्या रखा था? अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है ना। आपको पता होगा कि नाइट्रेट जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। जैसे आपने सुना होगा अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल का नाम सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट में भी नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है ना, जिससे पहाड़ रहते हैं ना, पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा बना के गिट्टी बना दी जाती है, तो उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो लेबनान के बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट का महाविस्फोट हुआ। वेयर हाउस था, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, विस्फोट हो गया। बस याद ही रखना है कहां हुआ और किसके कारण हुआ। तो अमोनियम नाइट्रेट, लेबनान, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट, इजराइल यूएई शांति समझौता, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। इजराइल से तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है निश्चित तौर पर। क्यों आएगा? क्योंकि इजराइल के अभी बहुत सारे शांति समझौते हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि संसार में सबसे जो खतरनाक देश है, खतरनाक तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि अपने लिए जैसे वहां की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, उन गुप्तचर एजेंसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये काम करना है तो वो कर देते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। एक मुझे घटना याद आ रही है, कुछ साल पहले क्या हुआ था कि वहां की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद। तो मोसाद के कुछ एजेंट थे, है ना, तो एजेंट विदेशों में थे जो एक्टिव थे, उनकी किसी कारण से मृत्यु हो गई थी या उन्हें मार दिया गया था। इसकी सूचना अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि गुप्तचर एजेंसी के ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार नहीं होता। आरटीआई आप नहीं लगा सकते। जैसे हमारे यहाँ की रॉ है, रॉ से अगर आप कुछ पूछने जाएंगे कि आपने किसको मारा, किसको जेल भेजा, किसको हथकड़ी लगाई, तो आप नहीं पूछ सकते, आरटीआई का अधिकार नहीं होता। तो मोसाद के कुछ एजेंट मारे गए थे। तो कुछ सालों बाद जब अकॉर्डिंग टू उन्हें कंडीशन दिखाई दी, तो उन मोसाद के नए एजेंटों ने वहां घर में घुस के जाके मारा था उनको। जैसे आपको पता है कि अभी अमेरिका ने घुस के ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खत्म कर दिया, तो वैसे ही उनने वहां जाके खत्म कर दिया। तो इतनी खतरनाक एजेंसी है ये मोसाद। तो इजराइल काफी एक्टिव रहता है इन सारी चीजों में, बहुत सारी यहाँ पर इनके पास मिसाइलें हैं, सब चीजें हैं, है ना, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। पहले जेरूशलेम हुआ करती थी, अब ये यरूशलेम हो चुकी है। 25 दिसंबर से ये क्वेश्चन व्यापक में पूछा था। तो 25 दिसंबर की डेट को आप याद रखें, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो यरूशलेम राजधानी है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। तो इजराइल यूएई तो आप जानते ही हैं, आईपीएल चल रहा है, तो यूएई कौन नहीं जानता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी है, जिसका एक शहर दुबई है ना। तो दुबई और आबू धाबी में मैच होते रहते हैं। और एक और ग्राउंड है, कौन सा है? बस 3 तो ग्राउंड ही हैं।
तो शांति समझौता हुआ कि भाई अब हम शांत रहेंगे, किसी प्रकार की हम वो नहीं करेंगे। एक और शांति समझौता हुआ था मिस्र के साथ। मिस्र भी इसके ही पास है ना, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, जिसकी राजधानी काहिरा है। तो 1979 में मिस्र के साथ शांति समझौता हुआ था इजराइल का। मिस्र के साथ पहला शांति समझौता, जॉर्डन के साथ दूसरा शांति समझौता 1994, और अभी हाल फिलहाल में यूएई के साथ शांति समझौता। याद कैसे रखेंगे? आपको पता है कि वर्तमान में एक्टिव कौन है? यूएई, क्योंकि यूएई में आईपीएल हो रहा है। तो वर्तमान में किससे हुआ है? आईपीएल से, मतलब यूएई से। सबसे पहले किससे हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनकी शुरुआत मिस्र से ही हुई है। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजी हो गया, है ना, आपकी पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कीमियागार हैं, ये सब मिस्र में ही थे, है ना। तो मिस्र से पहला शांति समझौता, फिर उसके बाद जॉर्डन से, है ना, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये भी एशिया में आता है। नेक्स्ट पाकिस्तान अलग ही चलता है। दुनिया कहीं जा रही है, पाकिस्तान अलग ही दिमाग लगाता है। पाकिस्तान अपना नया नक्शा जारी कर रहा है। अभी एक सम्मेलन हुआ है और उस सम्मेलन में पाकिस्तान ने एक अपना नया नक्शा जारी कर दिया है और उसमें बताया कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को अपने पाकिस्तान में दर्शा दिया, ठीक है, और इस पर दावा ठोक रहा है कि हमारा है ये। और इतना तो छोड़ो, कश्मीर को तो दर्शाया है ही, साथ में गुजरात को भी दर्शा दिया। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर का, अगर आपने लेक्चर देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने आपको तीनों रियासतों के बारे में डिटेल से बताया है कि हैदराबाद में क्या कंडीशन थी, जूनागढ़ में क्या कंडीशन थी, जो कि गुजरात का हिस्सा था, जिसके प्रमुख महावत खान थे, है ना। और हरि सिंह को तो कौन नहीं जानता, तो कश्मीर वाला हरि सिंह जी का था और जूनागढ़ महावत जी का था। तो ये भी चले गए थे कहां? बेनजीर भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता। समझ में आ रहा है? तो इनका एक वो हुआ था डिस्कशन, तो इसी कारण उनने जूनागढ़ को भी दर्शा दिया है। लेकिन इतना ऐसे दर्शाने से क्या है कि भारत दर्शा दे कि पूरा विश्व हमारे भारत में है, तो क्या पूरा विश्व हो जाएगा? तो ये दर्शाने से कुछ नहीं होता, बस कुल मिलाकर ये बतौलेबाजी है। नेक्स्ट बात करें इस्तांबुल कन्वेंशन, है ना। पहले तो आपको पता हो इस्तांबुल से एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। इस्तांबुल आपका टर्की में पड़ता है ना। अभी एक वेब सीरीज भी चल रही है, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, अगर आपने देखा हो तो उसमें, अगर उस वेब सीरीज को आपने देख लिया, मैं कहूंगा तो नहीं कि देखो, लेकिन उसमें क्या होता है कि देश की समझ बन जाती है। अगर आपने किसी भी स्टोरी को किसी देश के साथ लिंक करके देख लिया, है ना। जैसे अभी एक फिल्म और याद मुझे आ गई, जिसका नाम है, अरे वो जॉन की फिल्म आई थी ना, फोर्स 2, तो उसमें पूरा दर्शाया है किसके बारे में? बुडापेस्ट के बारे में। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हंगरी का एक अच्छा खासा माइंडसेट हो जाता है, फिर वो हमेशा याद रहता है। कोई भी करंट में अगर कुछ होता है उस देश में तो हमें अच्छे से याद रहता है, क्योंकि पहले याद होना जरूरी होता है। तो इस्तांबुल तुर्की में पड़ता है, जिसको टर्की कहते हैं इंग्लिश में, जिसकी राजधानी अंकारा है और जिसकी मुद्रा लीरा है, ठीक है, क्या है? लीरा। तो वहीं पर एक शहर है इस्तांबुल। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपसे पूछे कि एशिया और यूरोप में कौन सा देश आता है, एशिया और यूरोप दोनों में कौन सा देश आता है, तब आप लगाएंगे यूरोप आता है, रूस आता है। रूस आधा किस में है? यूरोप में है, और आधा एशिया में है, जिसी कारण हम उसे यूरेशिया कहते हैं। और जो एशिया वाला रूस है उसको साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी आपसे दूसरा देश पूछ ले कि दूसरा देश ऐसा कौन सा है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तब आप तुर्की लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टर्की लगाएंगे। और अगर आपसे शहर पूछ ले तो इस्तांबुल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस्तांबुल। विश्वास नहीं हो रहा? अभी मैप देखो, है ना। कुछ लोगों ने तो मैप ही नहीं खरीदा होगा आज तक, है ना, क्योंकि लेना देना क्या है हमको। तो गूगल मैप में चले जाना और गूगल मैप में तुर्की को जूम करके देखना। जूम करके देखोगे तो आपको इस्तांबुल मिल जाएगा। जहां इस्तांबुल मिलेगा ना, तो इस्तांबुल बिल्कुल बीचों बीच में है। इस तरफ पूरा एशिया है और इस तरफ पूरा यूरोप है ना। तो वहीं पर इस्तांबुल कन्वेंशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि महिलाओं पर अगर घरेलू हिंसा होती है तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है, किसमें? इस्तांबुल कन्वेंशन में। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, जुलाई 2020 विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा? 15वां विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। किसके बीच? भारत और यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप में जितने देश हैं
वो सभी यूरोपियन यूनियन कहलाते हैं, है ना, कुछ नहीं है उसमें। तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कौन सा हुआ है? 15वां विश्व शिखर सम्मेलन हुआ है। बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है कि शांति समझौता ये होगा वो होगा, संस्कृति, कल्चर, राजनीति, दुनिया भर की बातें। बस याद ये रखना है कि किसके बीच हुआ? भारत यूरोपियन। कौन सा हुआ? 15वां विश्व शिखर सम्मेलन। बस 2 चीजें। नेक्स्ट, भारत रूस चीन की बैठक हुई है। भारत रूस चीन तीनों ने बैठक कर ली, जिसे हम कहते हैं RIC। RIC लिखा है तो समझ जाना RIC की बैठक कहां हुई। तो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे यार RIC क्या है। तो R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, तीनों की बैठक हुई। और इस बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि स्थायी सदस्य कौन बनेगा, है ना। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो संयुक्त राष्ट्र में 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं। 5 सदस्य, कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते। 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जिसमें अभी कौन कौन है? USA है, अमेरिका है आपका, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और चाइना है। ये 5 स्थायी देश हैं। स्थायी देश का मतलब ये है कि स्थायी देश को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर ज्यादा मान्यता दी जाती है। और अगर कोई मुद्दा उठता है और अगर इन 5 देशों में से एक देश मना कर दे तो वो चीज लागू नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। अगर कोई गलत चीज हो रही हो तो एक देश अगर मना कर दे तो वो लागू नहीं होती, है ना। जिसे वीटो पावर कहा जाता है, निषेधात्मक शक्ति कहा जाता है। तो ये लगातार चाइना हमारे साथ उपयोग करता रहा है वीटो पावर का, ठीक है, क्योंकि वीटो में कौन है? वीटो में चाइना है अभी। तो ये बात चल रही है कि भारत को भी अब स्थायी सदस्य बना देना चाहिए, भारत को भी, क्योंकि आपको पता है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, ठीक है। तो जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा हब है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन के बाद, है ना, तो क्यों ना इसको स्थायी देश सदस्य का दर्जा दे दिया जाए। तो सभी देशों ने हाँ कह दिया, सभी देशों ने। और ये आज से नहीं, कई साल से कह रहे हैं सभी देश। जब भी ये बात होती है सारे देश हाँ कह देते हैं, बस चीन बीच में डंगा लगा देता है, चीन कहता है नहीं। और इसी कारण हम आज तक स्थायी सदस्य की सदस्यता हासिल नहीं कर पाए, केवल चीन की वजह से। देख लो आप। नेक्स्ट, ऑपरेशन लीजेंड। ऑपरेशन लीजेंड चला दिया। सीधा पूछेगा ऑपरेशन लीजेंड कहां चला? लीजेंड मतलब महान, बड़ा। और बड़ा और महान देश कौन सा है? अमेरिका। वर्तमान में सबसे ज्यादा पावरफुल अमेरिका है। तो कहां चला? ये अमेरिका में। और जब अमेरिका में ऑपरेशन लीजेंड चलेगा तो कौन चलाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। कौन चलाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों चलाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, अब वहां चुनाव होना है। क्या होना है? चुनाव में नवंबर के पहले मंगलवार को वहां चुनाव हो जाता है। जैसे फिक्स डेटा रहती हैं कुछ, तो नवंबर का जो पहला मंगलवार पड़ता है, क्या पड़ रहा है? शायद 3 पड़ रहा है ना, 3 तारीख पड़ रही है। तो चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव है। तो राष्ट्रपति चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, आपको पता है ना। तो उन सभी को रोकने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, ताकि जिससे धांधली वगैरह ना हो और चुनाव स्पष्टीकरण से हो। इसलिए ये ऑपरेशन लीजेंड चलाया गया, ताकि सारी चीजें पारदर्शिता से हों। नेक्स्ट, क्वाड। क्वाड ग्रुप क्या है? पहले पूछेगा क्वाड ग्रुप क्या है, तब आप लगाएंगे 4 देशों का समूह है ना। ऑप्शन में स्टेटमेंट रह सकते हैं। क्वाड क्या है? 4 देशों का समूह है। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अच्छे से याद करो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वाड देश का सदस्य भारत भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड देश में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, यहां पर चाइना की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। चाइना लगातार मिसाइल का परीक्षण, कहीं इस पर कब्जा, कहीं उस पर। अब देखो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए ऐसा करता है क्योंकि चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा। जब इतनी जनसंख्या है तो उन लोगों को खिलाएंगे क्या? अभी एक दिन अगर आपका खाना, पानी, बिजली, जियो का डाटा बंद कर दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे। एक दिन में 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, हम तहस महस हो जाते हैं। कभी आपने सोचा लाइट कहां से आती है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ नेटवर्क क्या है? बात समझ में आ रही? सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो हर एक चीज के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत। आज आप एक व्यक्ति को देखो, बिना लाइट, बिजली, डाटा, मोबाइल के नहीं रह सकता। तो जब जिस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहां इतने लोगों की जरूरत पूर्ति कैसे होगी? कैसे पूरित होगी? जिसमें सबसे अहम योगदान होता है एनर्जी का। अब एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, उसी से मोबाइल चार्ज होगा ना, और दुनिया भर के काम होंगे, उद्योग चलेंगे।
और दूसरा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। अगर आज आप 2 किलोमीटर भी जाना है तो आप पैदल नहीं जाते, बता दो मुझे, नहीं जाते ना। तो चाइना क्या है, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए उसको जरूरत ज्यादा है, और चीजों की जरूरत ज्यादा है तो जब वो ढूंढेगा यहां वहां ढूंढेगा, बात समझ आए, जिसको भूख लगी रहेगी और उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो तो किसी को मार के भी खा लेगा क्योंकि उसकी जरूरत है। तो वही हो रहा है। तो चीन अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, छोटे छोटे, जैसे देखा होगा हांगकांग पर चलता है, और जो देश हैं साउथ एशियन उन पर भी कब्जा कर रहा है धीरे धीरे। तो उसी को रोकने के लिए इन 4 देशों ने ठेका लिया है कि अब हम चाइना को रोकेंगे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो उस देश को हम क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, जो हिंद प्रशांत में चाइना की गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। एक ग्रुप और है जिसका नाम है 5 आइस। क्या नाम है? 5 आइस। नाम से स्पष्ट है, 5 देश। 5 आइस ग्रुप है, इसमें भारत नहीं है। इसमें भारत नहीं है। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका। फिर से सुनो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका, ये 5 देश हैं। ये भी चाइना को रोकने का काम कर रहे हैं, ये उस तरफ से और हम इस तरफ से। तो कुल मिलाकर इसे कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है। आपको पता है ना, कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि ये कोरोना वायरस में भी चीन की ही साजिश है। भारत द्वारा सहायता, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट वो मोस्ट आईएमपी, भारत द्वारा सहायता दी गई है। अभी कोविड-19 में क्या है, कुछ गरीब देश हैं, कुछ बहुत ज्यादा गरीब देश हैं, तो जो बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें जरूरत, मास्क, सैनिटाइज, ये सब चीजें हैं ही नहीं, तो वो बेचारे करेंगे क्या। तो भारत ने कहा चलो अपन सहायता देते हैं, कुछ देशों को तो दे ही सकते हैं। तो जिसमें एंटीगुआ को हमने सहायता दी। एंटीगुआ अब ये कहां पड़ता है, ये आप मैप पर देख लेना। बारबूडा, बारबूडा, बारबूडा वही है ये जो 2007 के वर्ल्ड कप में आया था, बारबूडा, है ना, जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। तो बारबूडा को दी हमने $1 मिलियन की सहायता। $1 मिलियन, मतलब ये डॉलर कौन सा है, यूएसए वाला। $1 मिलियन की सहायता दी। मालदीव को भी हमने सहायता दी है, $100 मिलियन की सहायता दी है ना, लेकिन और 400 मिलियन और दिए हैं, है ना, ऋण के तौर पर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 500 मिलियन की सहायता। ठीक, नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा समझौता। क्वेश्चन सीधा आएगा कि भारत का साइबर सुरक्षा समझौता किससे हुआ। अब पहले तो साइबर पता होना चाहिए कि साइबर क्या होता है। कुछ लोगों को साइबर ही पता नहीं होगा, है ना। तो साइबर कैफे तो देखा ही होगा, साइबर कैफे लिखा रहता है दुकानों में कंप्यूटर की, तो उस कैफे वाले से जाके पूछना, वो एक बार में बता देगा तो भूलोगे नहीं। तो साइबर कैफे मतलब साइबर समझौता हुआ है। आपके अभी मैंने बताया कि सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है इन सभी चीजों के मामले में, साइबर चीजें, है ना, गुप्त एजेंसियां, टेक्नोलॉजी, यूएसए है, अलग बात है, लेकिन इन सभी चीजों में इजराइल आगे है ना। तो इजराइल, ऐसा मान लो, है नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन ऐसा मान लो जिससे क्वेश्चन याद हो जाएगा। साइबर सुरक्षा समझौता भारत का इजराइल से हुआ है। नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक, गरीबी समझ रहे हो ना, गरीबी का इंडेक्स जारी कर दिया है। अब गरीबी का इंडेक्स, अभी एक लड़के ने कमेंट में पूछा था कि सर गरीबी को हम कैसे मापते हैं। मैंने एक गरीबी का लेक्चर डाला था और उसने शायद आधा देखा कि पूरा नहीं देखा, ठीक से नहीं समझा, निकाल के देखा तो वो उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने कमेंट किया कि सर गरीबी को मापते कैसे हैं ये तो बता दो। तो जब लेक्चर देखोगे तो उसमें सब मिलेगा। गरीबी को मापने के एक नहीं, बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारी अलग अलग समितियां बनी, बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति है ना, जैसे एम विश्वेश्वरैया है, रंगराजन है, अलग अलग उन्होंने बताया है। जिसमें से मुझे एक डाटा याद आ रहा है कि गांव में व्यक्ति अगर प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है तो उससे कम कमाता है तो गरीब है, उससे ऊपर कमाता है तो अमीर है। और शहर में 34 रुपए, 34 रुपए पर डे, याद रखना पर डे की कमाई है। 34 रुपए पर डे अगर कमाता है, उससे ज्यादा कमाता है तो अमीर है, उससे कम कमाता है तो गरीब है। इसके अलावा और भी अलग अलग सूचकांक हैं जिसके आधार पर गरीबी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा एक लेक्चर डला है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाना, गरीबी, बेरोजगारी सब लिखा है उसमें, उसको देख लेना, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमने गरीबी सूचकांक जारी किया है और इसमें बहुआयाम है, मतलब बहुत सारे आयामों को मद्देनजर रखे हुए कि भाई लोगों का खाना भी देखो, पीना भी देखो, पीना कुछ और मत समझना, कपड़े भी देखो, ठीक है, रहन सहन भी देखो, है ना, घर परिवार भी देखो, कच्चा घर है कि पक्का घर है,
समझ में आ रहा है? मतलब सभी चीजों को देखो जिसकी जितनी उसकी जरूरतें हैं। बहुआयाम, बहु मतलब बहुत, और आयाम मतलब आप जानते ही हैं एम्पलीट्यूड। अब ये फिजिक्स वाला आयाम मत समझना। 37 करोड़ लोग, भारत के 37 करोड़ लोग कौन है अभी इसकी चपेट में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको बताया गया है, इस गरीबी को। राष्ट्रीय जन्म दर भारत की जो है वो 20 है। राष्ट्रीय जन्म दर, जन्म दर समझ रहे हो ना, जन्म दर, जन्म दर, जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? 20 है। भारत में सबसे ज्यादा कहां है? देखो भारत में कितनी है? 20 है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? बिहार में। किसमें? बिहार में। कितनी है? 26। सबसे कम कहां है? अंडमान निकोबार। सबसे कम कहां है? अंडमान निकोबार। लगभग मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, 11 है कि 14 है। अंडमान निकोबार में 11 है। और क्या बताया है? मृत्यु दर, मृत्यु दर भारत में पूछे कितनी है? 6.2। सर्वाधिक कहां है मृत्यु दर? छत्तीसगढ़। सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। जन्म दर कहां है? सबसे ज्यादा बिहार में है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां है? छत्तीसगढ़ में है ना। और सबसे कम जो मृत्यु दर है वो दिल्ली में है ना, क्योंकि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, इसलिए मृत्यु दर कम है, वहां फैसिलिटी ज्यादा है, ये कहने का अर्थ है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सभी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट, हाईएस्ट चाइल्ड डेथ रेट कहां पर है? तो ये कहीं नहीं, आपके अपने मध्य प्रदेश में है। आपके अपने मध्य प्रदेश, मतलब आपके अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। मध्य प्रदेश में। सोचो पूरे भारत में कितने पिछड़े राज्य हैं, बिहार देख लो, खाने को नहीं है ना, और भी छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन वहां नहीं, हमारे यहां सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। तो शिशु मृत्यु जो दर है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसी कारण एमपी के प्रत्येक एग्जाम में इसका क्वेश्चन बार बार आता रहा है। केंद्रीय बजट लॉन्च हुआ है ना। बजट आपको पता है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तो उन्हीं ने इसको पेश किया है। बजट सब आपको पता है, बजट पर मैंने पूरा लेक्चर भी बनाया हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है ना, आत्मनिर्भर भारत, जल, कौशल, बहुत सारी चीजें, और इन सभी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, आत्मनिर्भरता पर, निर्माण पर, विनिर्माण पर, कौशल पर, सभी चीजों पर बहुत सारे पैसे का आवंटन किया गया है। वो अलग अलग वो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका डाटा मैंने यहां नहीं दर्शाया है, बस आप इतना याद रखें। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीवा में, रीवा समझ रहे हो, मध्य प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रीवा में अल्ट्रा सौर ऊर्जा को प्रारंभ किया है। अल्ट्रा मेगावाट की 3 जो सौर उत्पादक इकाइयां हैं उनको प्रारंभ किया है। सौर उत्पादक क्या होता है ये मुझे पहले ही बताओ। सौर उत्पादक, आप केवल सुनते मत जाओ, चीजों को समझने का कोशिश भी करो। सौर उत्पादन का मतलब होता है कि एनर्जी को सूर्य से बनाना। जैसे अभी आपने देखा होगा जल विद्युत, जल को टरबाइन पर गिराया, उससे विद्युत बनी, जल विद्युत। ताप विद्युत, कोयला गर्म किया, पानी गर्म हुआ, उस पानी गर्म हुआ, उससे बिजली बनाई, ताप विद्युत। ठीक है। वैसे ही सूर्य से विद्युत बनाना सौर ऊर्जा संयंत्र कहलाता है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र 3 रीवा में बनाए गए हैं, 250 मेगावाट के। वाट सबसे छोटा, किलोवाट उससे बड़ा, मेगावाट सबसे बड़ा। ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपको। तो 250 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, कहां? रीवा में। अब आप मुझे बताओ कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है किससे? तो सौर ऊर्जा की प्लेटें आती हैं जिन्हें हम सोलर प्लेट कहते हैं।
तो सोलर प्लेट से ये विद्युत बन जाती है। लेकिन कभी आपने दिमाग लगाया कि क्यों बनती है? विज्ञान में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा की प्लेट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ, सौर ऊर्जा की प्लेट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कमेंट में आंसर दो। अगर आपसे सेल पूछे तो आप लगाएंगे फोटोवोल्टिक सेल, और अगर आपसे तत्व पूछे, धातु पूछे, तब आप लगाएंगे सिलिकॉन। क्या लगाएंगे? सिलिकॉन। वैसे तो सिलिकॉन धातु नहीं है, ये अर्धचालक है ना, ये अधातु है, लेकिन फिर भी ये धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहा जाता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का उपयोग इसमें किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मुझे याद आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश से ही मुझे याद आया कि मध्य प्रदेश के रीवा में तो सौर संयंत्र बनाया गया है, ठीक है, लेकिन मुरैना में, है ना, मुरैना आपको पता है ना, तो जो मुरैना जिला है वहां पर डीआरडीओ पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कहना चाहिए शाखा स्थापित की गई है। कहाँ? मुरैना में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि डीआरडीओ बहुत बड़ी संस्था है डिफेंस की, उसकी एक छोटी सी ब्रांच को मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, याद रखना इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बता दो, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन चुकी है? एप्पल। कौन सी बन चुकी है? एप्पल। एक बात याद रखना, कंपनी पूछे तो एप्पल लगाना है, और व्यक्ति पूछे तब अमेज़न लगाना है। क्या लगाना है? अमेज़न। तो अमेज़न के प्रमुख कौन है? जेफ बेजोस, तो जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन एप्पल सबसे अमीर कंपनी बन चुकी है, और इसके जो फाउंडर हैं वो टॉम कुक हैं, और इसके जो सीईओ हैं वो स्टीव जॉब्स हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। नेक्स्ट, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। देखो कुछ देश ऐसे हैं जिनका अभी तक उपग्रह नहीं गया। हमारे तो इतने उपग्रह जा चुके हैं कि हमें गिनती नहीं आती, इतने जा चुके हैं ना। इनसेट है, रोहिणी 1 है ना, एसेट है, कितने सारे हमने लॉन्च कर दिए हैं, करते ही रहते हैं। एमसेट है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च हुआ जिसका नाम है नूर। क्या नाम है? नूर। दक्षिण कोरिया का भी सैन्य उपग्रह लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इनासिस 2। क्या नाम है? इनासिस 2। ईरान का नूर, दक्षिण कोरिया का इनासिस 2। कुछ मंगल मिशन की बात करते हैं। मंगल मतलब मंगल पर पहुंचाने के लिए जो मिशन है वो मंगल मिशन है। मंगल मिशन में यूएसए ने एक मिशन लॉन्च किया है, पहले भी लॉन्च कर दिया है उसने, तो एक वैसे पहले उसका सक्सेसफुल रहा है। हमने भी लॉन्च किया था 2013 में मंगलयान, जो कि 2014 में पहुंचा था, है ना, जिसमें रोवर नहीं था, और पहली ही बार में सफल होने वाला भारत प्रथम देश था। एक फिल्म भी आई है इस पर, क्या नाम है? मंगल मिशन, है ना, अक्षय कुमार की, देख लेना, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, सब कुछ। तो मंगल मिशन यूएसए ने फिर से लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्स 2020। क्या नाम है? मार्स 2020, मतलब इस वर्ष लॉन्च किया है 2020 मार्स लॉन्च किया है। यूएई ने भी एक लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है होप, HOP, होप मतलब आशा, है ना। लेकिन यूएई ने किसके साथ किया है? तो जापान की सहायता से। जापान डेवलप कंट्री है, तो उसने सहायता दी है किसको? यूएई, जहां IPL हो रहा है, तो वो भी अपना एक मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। ठीक है। एक चाइना ने फिर से किया है, चाइना का पहले हो चुका है। देखो, दो प्रकार से उपग्रह जाता है। एक जाता है जो केवल उस ग्रह का चक्कर लगाता है, पहुंच गया, उसका चक्कर लगा रहा है और उसकी फोटो खींच के हमें दे रहा है। और एक क्या होता है जो बहुत एडवांस लेवल का होता है, एक जाता है, एक चक्कर लगाने लगता है, और एक उससे निकल के उस मंगल ग्रह पर उतर जाता है। जो उतर के वहां घूमता है उसको कहा जाता है रोवर। उसको क्या कहते हैं? रोवर। जैसे हमने चंद्रमा पर पहुंचाया था ना, रोवर। तो एक उसमें था जो उसके चारों तरफ घूम रहा था, और एक था लैंडर जिसने लैंडिंग कराई थी, और एक था रोवर जो वहां पर घूम के सारी जानकारी को यहां भेज रहा था। तो वैसे ये सब क्या है? रोवर वाले हैं,
मार्स मतलब इनके तो नहीं है, यूएसए का है और चाइना का है। चाइना ने कौन सा किया है? तियानविन फर्स्ट। चाइना का मंगलयान का नाम याद रखना, तियानविन फर्स्ट। तियानविन फर्स्ट लॉन्च हुआ है। ये सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, है ना, यूएसए। नेक्स्ट है धान की नई 6 किस्म लॉन्च हुई हैं। लॉन्च तो नहीं कह सकते, खोज हुई है इनकी। धान तो आप सभी जानते हैं, है ना। अच्छा, धान और चावल में क्या अंतर है? धान और चावल में क्या अंतर है बताइए। ये तो सभी जानते होंगे, वैज्ञानिक नाम इसका ओरजाया सैटिवाई है। धान पेड़ होता है उसका, है ना, और उससे जो बीज निकलता है वो चावल होता है। चावल में विटामिन बी पाया जाता है। और जो धान का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और सर्वाधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, बहुत ज्यादा। धान का कटोरा पूछे छत्तीसगढ़, चावल का उत्पादन पूछे पश्चिम बंगाल, चावल अनुसंधान केंद्र पूछे उड़ीसा, चावल की घाटी पूछे सिक्किम, प्राचीन काल में चावल पूछे आंध्र प्रदेश, चावल संस्थान पूछे हैदराबाद, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान पूछे बड़वानी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पूछे बालाघाट। तो ऐसे चावल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो याद करते हैं और फिर वहां जब दूसरा आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो धान की नई 6 किस्म लॉन्च हुई हैं, सॉरी फिर मैंने लॉन्च कहा, आविष्कार हुई है, खोज हुई है, जिसमें से 2 हैदराबाद में, 2 उड़ीसा में और 2 छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से 2-2 किस्में लॉन्च हुई हैं। कुल मिलाकर 6 नई किस्में आई हैं। 6 नई किस्मों के नाम देख लो। हैदराबाद में जो मैंने बताया कि चावल संस्थान है। हैदराबाद में क्या है? चावल संस्थान है। और उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो हैदराबाद का जो संस्थान है उसमें 6 नई में से 2 नई हुई हैं। एक का नाम है DDR-45 और DDR-49। ये 2 नई किस्में हैं। किस्म समझते हो ना, प्रजाति, बायोलॉजी वाला चैप्टर देख लेना। प्रजाति क्या होती है, वंश क्या होता है, जीनस, सब समझ में आ जाएगा। तो DDR-45, DDR-49। उड़ीसा में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यहां पर भी 2 हैं, एक है CR-310 और एक है CR-311। CR-310, CR-311, 2 ये उड़ीसा में और 2 आपकी हुई हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है जिंको राइस और दूसरी का नाम है आपका CGIR। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी कहां हुई हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर, है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वहां हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में एक संपत्ति का अधिकार पर थोड़ी सी विवेचना की है। पहले तो वैसे अधिकार आ चुका था 2005 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का बराबर हक होगा। ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि पैतृक संपत्ति होती थी, अगर पिता की जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति बेटे के नाम पर होती थी और बेटे को ही मिलती थी। इसमें अगर कोई महिला जो है उनकी जो बेटी जो है उस पर उन्हें जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, क्योंकि पैतृक संपत्ति थी। फिर ये कानून आया 2005 में कि भाई जो संपत्ति है वो बराबर भागों में बटेगी, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसमें और थोड़ी सी विवेचना की, अगर पिता जीवित है या पिता की मृत्यु हो जाए या मतलब कोई भी कंडीशन हो, सभी कंडीशन में जो संपत्ति है वो बराबर बटेगी। ठीक है, बराबर उसका बंटवारा होगा। ये इस पर थोड़ा सा अपडेट किया है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2005 का ये कानूनी सुधार है। पालघर मामला ये आ सकता है, क्योंकि जहां भी ये उल्टे सीधे काम होते हैं ना, मतलब विद्रोह हो गया, दंगे फसाद हो गए, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने कुछ पिछले एग्जाम देखे हैं, तो जहां भी किसी प्रकार का दंगा होता है, कोई आंदोलन होता है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे मैंने मोपला विद्रोह बताया, मोपला विद्रोह डेफिनेटली आएगा। अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसके 30-40 दिन तक पेपर चल रहा है, एक सेट में जरूर आएगा, एक क्या ज्यादा ही आ जाएगा। तो मोपला विद्रोह आपको पता है मालाबार केरल में हुआ, केरल में। वैसे ये है पालघर घटना,
कहां से संबंधित है, तब आप लगाएं महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पालघर पड़ता है। तो वहां पर क्या हुआ था कि दो साधु थे, तो दो साधु जो थे उन पर मॉब लिंच कर दिया। क्या कर दिया? मॉब लिंच। अब ये मॉब लिंच क्या है? मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के वहां पर उपस्थित सारी जनता एक साथ उसको पीट पीट कर मार डाले, वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। तो दोनों साधुओं को पकड़ा और सभी जनता ने इकट्ठा होकर उसको क्या कर दिया? मार डाला दोनों साधुओं को। ठीक है, तो इसके ऊपर एक कानून भी बनाया है ना, मणिपुर ने बनाया है कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ। अगर मॉब लिंच में भी कोई व्यक्ति मारता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। एक राज्य और है जिसने अभी मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया है, उसका नाम मुझे कमेंट में बताइए आप। नेक्स्ट, विश्व बैंक। विश्व बैंक से समझौता किया है भारत ने। कैसा समझौता? कि भाई हमें ऋण चाहिए। क्या चाहिए? ऋण चाहिए। तो वो कुछ विशेष राज्य के लिए ऋण की व्यवस्था कराई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो बस राज्य पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विश्व बैंक से ऋण भारत सरकार दिला रही है ना? तो इसका नाम है तमिलनाडु। किसका क्या नाम है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य को 20 वर्ष तक के लिए ऋण दिया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से। बस यही पूछेगा कि विश्व बैंक से ऋण किसे मिला? तो तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट, भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है? इसका मतलब समझ रहे हो ना? शीर्ष मतलब सबसे ज्यादा, भागीदार मतलब पार्टनर। किसमें? व्यापार में। व्यापार में पार्टनर पर नंबर 1 कौन आ गया? पहले नंबर 1 चीन था, चाइना था, जो कि कुछ लोग लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना से हमारे बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। डोकलाम विवाद है, अक्साई चिन विवाद है ना? एक और वो कौन सी घाटी है, वहां लगातार चल रहा है विवाद। तो अब हमारा जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा यूएसए से होने लगा है ना? अमेरिका नंबर 1 पे आ चुका है भारत से व्यापार करने में। नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन को लागू कर दिया है। पूछेगा, इसमें डेट याद रखना है आपको। नेशनल हेल्थ मिशन कब लागू हुआ? डेट आएगी लिख के 4 ऑप्शन में। अगस्त 2020 होगा। 15 अगस्त 2020 कन्फर्म याद कर लो। 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2020 को नेशनल हेल्थ मिशन, सभी एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। हेल्थ मिशन लागू हो गया, लाए गए, भारत सरकार लाई। क्यों लाई? हेल्थ आईडी। क्यों लाई? हेल्थ आईडी। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनेगी। जैसे आधार कार्ड आईडी थी, आधार कार्ड में क्यूआर कोड होता है और उसमें एक नंबर होता है, वैसे ही हेल्थ आईडी बनेगी। उस आईडी में आपका पूरा बायोडाटा होगा। जब भी बीमार पड़ेंगे, आपकी बीमारी की सारी जानकारी को वहां इंक्लूड करा दिया जाएगा उस आईडी पर, सारी टैबलेट्स, सारा पुराना डाटा। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर खट से अपने लैपटॉप में आईडी डालेगा और आपका पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा कि आपको क्या बीमारी थी, किसने इलाज किया, क्यों किया, क्या डिसीज थी, कौन सी दवा दी गई, कौन सी दवा में आराम लगा, कौन सी में नहीं लगा, क्या साइड इफेक्ट, पूरा डिटेल उसके लैपटॉप में आ जाएगा और वो बढ़िया तरीके से दवा दे देगा। अब आपको पुराने जो पुर्जे हैं उनको रखने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते, मेडिकल का ज्ञान नहीं होता, तो वो डॉक्टर के सामने सही से नहीं बता पाते और डॉक्टर भी सही से नहीं समझ पाता, जिसके चलते गलत इलाज हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं इस आईडी से क्लियर हो जाएंगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, इससे मैं खुश हूं लेकिन थोड़ा सा नाखुश भी हूं। भारत ने चाइना के कुछ ऐप को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। पहली टर्म में 59 ऐप, 49 ऐपों को प्रतिबंधित किया, टिकटॉक समेत। पहली जो टर्म थी उसमें 59 ऐप बैन हुए थे, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट में 47 ऐपों को बैन किया गया। ये 47 क्लोन ऐप थे। क्लोन का अर्थ समझते हो? क्लोन मतलब होता है, जैसे एक टिकटॉक बंद कर दिया, अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर टिकटॉक सर्च करोगे, बहुत सारे टिकटॉक आ जाएंगे। ये क्लोन कहलाते हैं, मतलब उसी के जैसे सिमिलर है। जैसे व्हाट्सअप चलता है, एक जीबी व्हाट्सअप चलता है ना? तो एक के बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे फेसबुक है, लाइट है। तो ऐसे ही क्लोन ऐप 47 सारे क्लोन ऐप को बंद कर दिया, क्योंकि भाई पहली बार में उनने बंद किए तो उनने क्लोन बना लिए, तो फिर क्लोन को भी कर दिया।
लेकिन इसके अलावा और भी ऐप चल रहे थे जो चाइना के थे। तो अब लास्ट टर्म में कुल 118 ऐप, कुल 118 ऐप पबजी समेत सब बंद कर दिए हैं, है ना। तो पबजी जब बंद हुआ तो बहुत सारे लोगों को गहरा आघात लगा, क्योंकि पबजी खेलने वालों की जो तादाद है वो भारत में चाय पीने वालों से भी ज़्यादा हो गई थी। तो इसके लिए भारत सरकार ने पबजी के साथ साथ सभी को बैन कर दिया है, 118 ऐप को। लेकिन फिर भी इसमें एक गलती है, फिर भी पबजी चल रहा है अभी, है ना। अब कहते हैं कि उसका दूसरा सर्वर से उसको कनेक्ट कर दिया गया है ना। तो बैन करना ही है तो फिर उसे ठीक तरीके से किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखें, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। बायो काम सत्याग्रह, मोस्ट आईएमपी। मैं कह रहा हूं सत्याग्रह, आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायो काम सत्याग्रह, बायो काम सत्याग्रह जो है ये बहुत पहले हुआ था, इतिहास में 1924-25 के आसपास हुआ था। 1924-25 में बायो काम सत्याग्रह हुआ था और इसी का उस समय का स्मारक अब बन रहा है। तो करंट का इंपॉर्टेंट हो गया उस समय का स्मारक। अब जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में है अमर जवान ज्योति, ठीक है, अमर जवान ज्योति है ना, वो आग वगैरह जलती रहती है। इंडिया गेट है ना, और इंडियन वॉर मेमोरियल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही स्मारक, बायोकाम सत्याग्रह का एक स्मारक बन रहा है। और स्मारक कहां बन रहा है, ये मोस्ट आईएमपी है। ये बन रहा है केरल के कोट्टम में, केरल के कोट्टम में इस स्मारक को बनाया जा रहा है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें बायोकाम सत्याग्रह हुआ था। वहां के जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था माधवन। क्या नाम था, माधवन और केसरी। माधवन और केसरी दो व्यक्ति थे। तो इन्होंने, सॉरी केसरी नहीं, केशव नाम था उनका, है ना, केशव। माधवन और केशव थे। अब उन्हीं का जो स्मारक है, सभी सैनिक जो उसमें मृत्यु को सिधार गए थे उनका कोट्टम में स्मारक बन जाएगा। बस इतना याद रखें कि कोट्टम के केरल में स्मारक बनेगा। किसके लिए, बायोकाम सत्याग्रह। कब हुआ था, 1924-25। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय संयंत्र, अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय संयंत्र, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय संयंत्र फ्रांस में, फ्रांस में इसे तैयार किया गया। बहुत सारे देश, भारत भी है इसका सदस्य। और इसने एक बहुत ही अजीब और गरीब घोषणा कर दी है। इसने कहा कि अब हम कृत्रिम सूर्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कृत्रिम सूर्य, जिससे परमानेंट दिन रहेगा, कभी रात ही नहीं होगी। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब ये अगर अपने काम में सफल होता है तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जो इससे होगा क्या, पहली चीज तो हर एक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, डीजल पेट्रोल ये सब खत्म हो जाएगा, तो प्रदूषण जीरो हो जाएगा। क्योंकि आजकल पूरा प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से ही है। तो ये सब बंद हो जाएगा। सारा काम सूर्य की एनर्जी से होगा, विद्युत सौर ऊर्जा से होगा। क्योंकि सौर ऊर्जा अभी क्या है, अभी ये गाड़ियां बैटरी वाली सक्सेस क्यों नहीं है सौर ऊर्जा वाली, क्योंकि रात के समय लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं और रात के समय सौर ऊर्जा वाली गाड़ी चल नहीं सकती क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा। अभी बहुत सारे जो पंप हैं किसानों के लिए दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा में, तो वो पंप केवल दिन में चलते हैं। अब किसी को रात को पानी देना है तो समस्या बन जाती है। समझ में आ रहा। तो उसमें क्या होगा कि अब ये बहुत बाद की बात है, कृत्रिम सूर्य कोई मजाक नहीं है बनाना, ठीक है। तो ये घोषणा की गई, बस ये याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय संयंत्र द्वारा, है ना, फ्रांस, ठीक। इसमें 45% जो योगदान है वो यूरोपियन यूनियन का है ना। इस अगर सूर्य बन जाएगा तो 45% यूरोपियन यूनियन का योगदान रहेगा। नेक्स्ट, कोविड-19 के द्वारा, अब यहां से हम सारे क्वेश्चन कोविड-19 के करेंगे। कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन अभी तक, देखो हिस्ट्री बताना एक अलग चीज था, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। कोरोना पर बहुत सारे लेक्चर आए हैं, लेकिन अब क्या है इसमें, अब इसमें कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोविड में कौन सी दवाई दी गई, कौन सी वैक्सीन बनी, किस देश ने क्या बनाया, कौन सा अभ्यास हुआ, कौन सा ऐप लॉन्च किया, समुद्र सेतु ऐप, ये दुनिया भर के ऐप हैं, है ना। बहुत सारे दूसरे देशों से व्यक्तियों को लाया गया। तो तमाम तरीके की जितनी जानकारी से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोविड कंटेनमेंट क्या है ना। कंटेनमेंट कहते तो सब हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा पूछ लिया जाए तो कोई नहीं बता पाएगा, ये गारंटी है, ठीक। तो कोविड-19 में WHO द्वारा, सबसे पहले WHO द्वारा सामूहिक परीक्षण द्वारा कुछ प्रभावी दवाइयां बताई गई। WHO ने सबसे पहले क्या कहा कि भाई कोरोना में आप कौन कौन सी दवा दे सकते हो,
कौन कौन सी दवा दे सकते हो, ये परीक्षण करके बता दिए सारे देश को कि भाई जाओ और ये दवा देना शुरू कर दो। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवा रही कौन सी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। कौन सी दवा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर पूरा वीडियो बना के मैंने डाल दिया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरीके से इसको ली जाती है, जब ये आपके अंदर जाती है तो आपके अंदर किस तरीके से काम करती है, फेफड़े में हुआ इन्फेक्शन वेंटिलेटर पर क्यों रखा जाता है, वेंटिलेटर से कैसे ये सारे जीवाणुओं को निकाल लेती है, पूरा मैंने आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोसेस बताया हुआ है उस वीडियो में। तो आप बायोलॉजी में एक मेरा लेक्चर पढ़ा है तो उसको आप देख लेंगे। तो पहली दवा कौन सी यूज करेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। दूसरी दवा है रेमडेसिवियर। दूसरी दवा कौन सी है, रेमडेसिवियर, रेमडेसिवियर दवा। तीसरी दवा है लिपोनोबिन, लिपोनोबिन। चौथी दवा है रिटोनोबिन, लिपोनोबिन और रिटोनोबिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिवियर। ये 4 दवा WHO ने बताई कि इनका केवल उपयोग करना है, क्योंकि कोई भी दवा आप नहीं दे सकते जब तक उसे बड़ी संस्था रजिस्टर ना कर दे। जब बड़ी संस्था रजिस्टर कर देती है, इससे फिक्स हो जाता है कि वो दवा नुकसानदायक नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो इन सामूहिक दवाओं का उपचार किया गया और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए, है ना, जिनमें कम इन्फेक्शन था। ज़्यादा इन्फेक्शन में कोई संभावना नहीं है, लेकिन कम इन्फेक्शन वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको ये उपयोग में ये दवा दी गई। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, प्लाज्मा थेरेपी। एक चीज़ और मुझे याद आई, प्लाज्मा थेरेपी। इन दवाओं के साथ साथ एक टेक्निक और थी इस रोग को ठीक करने के लिए, प्लाज्मा थेरेपी। इसका भी बहुतायत में उपयोग किया गया। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसका भी लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, करंट या बायोलॉजी, 2 में से कोई एक प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। वहां पर आपको पूरी प्लाज्मा थेरेपी समझ में आ जाएगी। भारतीय रेलवे ने इसमें कदम पीछे नहीं हटाया। भारतीय रेलवे ने कम से कम 5000 रेल के डिब्बों को क्या कर दिया, आइसोलेशन वार्ड बना दिया। क्योंकि भारत में इतने अस्पताल नहीं है, भवन नहीं है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो रेलवे ने अपने 5000, ये संख्या याद रखना, संख्या पूछ लेगा, 5000 रेलवे कोचों को उठाया, उनको आइसोलेशन वार्ड बना दिया जिसमें लोगों का उपचार हो सके। फिर कुछ देश आए, कुछ देशों ने क्या किया, कुछ देशों ने वैक्सीन बनाने का काम किया, है ना। कुछ देशों ने वैक्सीन बनाने का काम किया, जिसमें से सबसे पहली वैक्सीन रूस ने बनाई, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्पुतनिक भी। ये नाम याद रखना, स्पुतनिक भी रूस ने बनाई। दूसरा हम बात करें, डीएनए वैक्सीन बनाया। दूसरा क्या बनाया, डीएनए वैक्सीन। तीसरा क्या बनाया, आरएनए वैक्सीन। तीसरा क्या बनाया, आरएनए वैक्सीन। भारत ने क्या बनाया, कोवैक्सीन। अभी अंतिम ट्रायल चल रहा है, कोवैक्सीन। डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, एक है वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, और चौथा है प्रोटीन वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन, और अंतिम है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अंतिम क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब ये चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जिनने बायोलॉजी को पढ़ा है या इन टर्मों को कभी ना कभी इनका मतलब समझते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनने बायोलॉजी पढ़ा भी है फिर भी वो इनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षित होना अलग चीज है और वास्तविक शिक्षा लेना अलग चीज है, बहुत अंतर होता है। आज के समय में जो शिक्षा है उसका लेवल इतना गिर चुका है कि टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता, और बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि ना पढ़ाने का कौशल, देखो ज्ञान होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा सबसे मेन चीज होती है बच्चे को सही ट्रैक पर लाना। मैं वही एग्जांपल फिर से दूंगा कि किसी व्यक्ति को कार गिफ्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी व्यक्ति को कार गिफ्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि कार सिखा देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को आप पढ़ाते जा रहा है, डजंट मैटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना सिखा दिया कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है ये अगर आपने सिखा दिया तो फिर वो 1000 पुस्तकें भी अपने दम पर पढ़ लेगा। लेकिन उसे पढ़ना नहीं पता तो वो बेचारा पढ़ता रहेगा, उसकी जिंदगी चली जाएगी और उसका कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ उसे याद होगा। फिर अब आगे मैं क्या कहूं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रोटीन ये लाया, और रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है पुनर्संयोजन,
है ना, हिंदी में कहा जाता है पुनर्संयोजन टीकाकरण, है ना, इंग्लिश में रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन। देखो वैक्सीन का एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा जो कि आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है या कहूं कि आपको हजम ना हो। टीकाकरण में आपकी बॉडी के अंदर उसी वायरस को पहुंचाया जाता है। जैसे आपके अंदर अगर मलेरिया का टीका लगाना है, टीके में क्या होता है ये तो पता है ना, टीका अगर आपको लग गया तो वो रोग आपको आजीवन नहीं होगा। टीका अगर आपको लग गया उस रोग का तो वो रोग आपको जीवन भर नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टीकाकरण में उसी वायरस या बैक्टीरिया को आपके शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि वही वायरस और बैक्टीरिया अगर पहुंचेगा तो वो रोग नहीं फैलाएगा। नहीं फैलाएगा। क्यों नहीं फैलाएगा? क्योंकि उस वायरस या बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशन में आपके अंदर भेजा जाता है कि वो केवल आपके अंदर रह सकता है। वो आपके अंदर केवल रह सकता है, किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता। बहुत सारे केमिकल, अभी मैं नाम नहीं ले सकता यहां, बहुत सारे केमिकल वो होते हैं, है ना, उन पर स्टेनिंग की जाती है ना, और उसके बाद उन बैक्टीरिया को आपके अंदर भेजा जाता है तो वो केवल रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। वो केवल, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं, मतलब आप कोमा में चले गए, तो कोमा में चले गए तो आप केवल क्या हैं? व्यक्ति हैं, यहां रखे हुए हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आप कोमा में हो। जीवित तो हो, व्यक्ति हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो वैसा ही कुछ समझ लो कि वायरस बैक्टीरिया को कोमा की स्थिति में आपके अंदर भेज दिया जाता है तो वो आपके अंदर रहते हैं और आजीवन रहते हैं, और फिर आपको ये रोग नहीं होता। आप कहेंगे क्यों? सिंपल और सामान्य एग्जाम्पल, आपको जुकाम है और आप किसी जुकाम वाले व्यक्ति के बाजू में बैठो तो आपको जुकाम होगा क्या? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पहले से ही है, तो आपको हो ही नहीं सकता चाहे आप उसके साथ दिन रात बैठे रहो, बल्कि आपसे ही उसको हो जाए तो एक अलग बात है, आपको नहीं हो सकता। तो वैसे ही इसमें होता है, टीके में पहले से ही वो वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर है तो दूसरा वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर आ ही नहीं सकता। ये सामान्य बायोलॉजिकल भाषा में समझाऊं तो जब वो वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर डाला जाता है वैक्सीन या टीकाकरण में, तो आपके ब्लड में इम्यूनिटी बन जाती है। उसके लिए क्या बन जाती है? इम्यूनिटी। ऐसा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी में कौन? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सेल, ये सब क्रिएट कर लेती है, एंटीबॉडी बन जाती है, फिर कभी नहीं होता। या बहुत लंबी चीज है, बायोलॉजिकल लेक्चर देखो मेरे, उसमें सब समझ में आएगा। कोरोना की अगर हम टेस्ट मेथड की बात करें, परीक्षण कैसे होगा? परीक्षण किसको है किसको नहीं है? स्क्रीनिंग डजंट टेक्निक, मैं इसे उतना अच्छा टेक्निक नहीं मानता। स्क्रीनिंग से आपकी बॉडी का संपर्क ही नहीं हो रहा, वो तो एक तापमान मापा जा रहा है। सही तकनीक है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलिसा में से एड्स में किया जाता है, एड्स में, लेकिन इसमें भी हो सकता है। एलिसा में क्या होगा? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंटा एसे। समझ में आया? नहीं आया? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंटा एसे। बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, काफी समय लगता है जब जाके ये चीजें समझ में आती हैं। तो एलिसा में क्या है? आपके शरीर में कोई भी लिक्विड है, जैसे लार में, आंख में, थूक में, बबल गम में, ब्लड में, कहीं भी लिक्विडिटी है उसमें एंजाइम होगा। उस एंजाइम को निकालेंगे, पकड़ेंगे, उसमें फिर रिकॉन है, म्यूटोन है, सिस्टोन, बहुत चीजें हैं, तो उन पर अध्ययन होता है। एक और टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेस पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेस पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, है ना, इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो डाला है, देख सकते हैं आप। भारत की कोवैक्सीन भी तैयार हुई है, हैदराबाद में तैयार की है। हैदराबाद, भारत की कोवैक्सीन हैदराबाद किसने की है? भारतीय बायोटेक्नोलॉजी ने, प्लस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने, प्लस भारतीय विषाणु संस्थान ने। 3 संस्थान लगे हुए हैं, भारतीय बायोटेक संस्थान, भारतीय चिकित्सा संस्थान, भारतीय विषाणु अनुसंधान संस्थान। ये 3 संस्थान लगे हैं, इनने हैदराबाद में लास्ट ट्रायल चल रहा है शायद। उपचार की हम बात करें तो उपचार में आप क्या देंगे? उपचार में आप बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अंतिम चीज www.covidlab.org मोस्ट IMP हो जाता है, क्योंकि पूछेगा कि कोविड-19 की वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बताओ, तो कोई लोग बता नहीं पाएंगे। कोविड-19 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.covidlab.org
covidlab.org, ना कि .com। तो org है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें है क्या, इसमें समस्त देशों की जितने भी कानून हैं, जितनी भी कहना चाहिए इंस्ट्रक्शन हैं, गाइडलाइंस हैं, सभी को इस पर इंक्लूड किया गया है। आप जाके देख सकते हैं किस देश में लॉकडाउन है, किस में नहीं है, किसके आधार पर है, किसके आधार पर नहीं है, समस्त जानकारी। अहमदाबाद में नगर निगम ने काफी अच्छा काम किया है। नगर निगम का नाम है धनवंतरी रथ योजना, जिसमें क्या हुआ है कि जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है कि कोरोना में लोग अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो केवल कोरोना ही को देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को बुखार है, किसी को टीबी हो गया, किसी को दमा है, किसी को निमोनिया है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को कोई भी रोग है, वो चला गया उसको भगा देते हैं, उसका इलाज ही नहीं होता। कहते हैं भाई पहले हम कोरोना का मरीज देखेंगे, नहीं देखेंगे तो देख रहे हैं। तो इसके लिए एक अहमदाबाद में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिसका नाम है धनवंतरी रथ योजना। इसके तहत क्या किया कि अन्य कोरोना से जुड़ी जितनी भी सुविधा, कोरोना के अलावा जितनी भी दवा, जितने भी रोग, जितनी भी जरूरतें आपकी हैं पहुंचाएगा। बस इतना है। कोविड-19 के जानवरों को कहां रखा गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कोरोना से संबंधित जितने भी जानवर हैं या जिन पर प्रयोग हो रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये उत्तराखंड में है ना। रामगंगा एक जगह पड़ती है, वहां पर है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हैली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसे हैली नेशनल पार्क कहते थे। फिर 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, है ना। इससे रामगंगा नदी भी बहती है। और फिर बाद में इसका नाम 1973 में कि शायद 73 में, थोड़ा देख लेना, जिम कॉर्बेट हो गया इसका नाम। तब से लेकर अभी तक है। एयर बबल क्या है? एयर बबल कुछ नहीं है, एविएशन को खोलेंगे हम। एविएशन मतलब एरोप्लेन बे अभी क्या है, लॉक है पूरा, खोलेंगे किस माध्यम से? एयर बबल योजना के माध्यम से। एसीएन को खोल देंगे कि भाई तुम भी आ जाओ, हम भी चले जाएं। आरोग्य सेतु ऐप। अब कुछ हम ऐप्स की बात करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप चलाया गया किसके उपलक्ष्य में? कोविड-19। किसने? भारत सरकार ने। कोरोना सहायता ऐप बिहार ने। कोरोना ऐप सिविल सर्विस ने। कोरोना कवच भारत सरकार ने। कोविड केयर ऐप आंध्र प्रदेश ने। आयुष ऐप उत्तर प्रदेश ने। अयोध्या कल्याण योजना है मध्य प्रदेश ने। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी ने। टीम 11 यूपी ने। किल कोरोना मध्य प्रदेश ने। और ऑपरेशन सील्ड दिल्ली ने। ठीक है, तो ये आज का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर था। लगभग आपको बहुत सारे पॉइंट मिले होंगे। जिन लोगों ने लिखे हुए हैं उनको इनकी संख्या पता होगी और निश्चित तौर पर उन्हें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि दोबारा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार में हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता कि सारी चीज़ों को एक साथ ले सके। एग्जाम के पहले एक बार और आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा केवल आपकी नियुक्ति बची है ना। तो नियुक्ति में तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगता कि नियुक्तियाँ आपको बताने की ज़रूरत है। अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे नियुक्तियाँ तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नियुक्ति तो सामान्य तौर पर सभी को याद रहती है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल फिलहाल में कैग कौन बनाया गया है, तो कैग आपके कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी नए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और आपका सूचना आयुक्त विमल जुल्का को बनाया गया है। आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन हैं? सौरभ गांगुली हैं, है ना। अगर आपके बीसीसीआई के लोकपाल पूछे तो डीके जैन हैं। ठीक है, और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यूडीएआई की बात करें तो पंकज कुमार हैं, और क्या है, तो ऐसे कुछ राज्यपालों की नियुक्ति है। तो राज्यपाल आपको पता है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तो पहले से ही है। और कुछ जैसे बीएसएफ है, आर्मी है ना, नेवी है। जैसे आर्मी की बात करें तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। एयरफोर्स की बात करें तो राकेश सिंह भदौरिया जी हैं। और नेवी की बात करें तो करमबीर सिंह जी हैं। तो ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां पहले भी हुई हैं, कुछ अभी भी हुई हैं।
तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको बताने की ज़रूरत है, बहुत सामान्य चीज़ें हैं, आप वैसे ही ऑप्शन से इनको सही कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका पूरा अध्ययन मैंने आपको दिया। तो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता देना। बुरा लगा बेशक बुराई कीजिए कि सर ये कमी है, ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाइए, यहाँ समस्या थी, कमी भी बता सकते हैं। कुछ अच्छा लगा है तो अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिए। सभी से गुजारिश करूंगा कि कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर करिए, और नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिसलाइक करें तो उसका कारण बताएं ताकि आगे हम उसमें सुधार कर सकें। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।